हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना, अब टाइम है बहुत कम। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी। एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्मा एजुकेशन पे, जिसके आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया भी हुआ है। बट हाँ, मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ, इनसे ना क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। मतलब आप कुछ करो चाहे ना करो, बट इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये एकदम श्योरिटी है यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग टेस्ट वगैरह क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं मतलब क्या, जब आप लोग टेस्ट दोगे ही नहीं। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा? ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा यार। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, शिट यार। यहाँ पे चल रहा है बट यहाँ पे नहीं चल रहा। उफ, मुझे लग रहा है आज हाथ से लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज काम चला लेते हैं ऐसे। सॉरी इन सब चीज़ों के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? कौन देगा टेस्ट? मैं रिवीजन वगैरह जो लेके आ रही हूँ, क्या मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ? हाँ, नहीं, मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। टेस्ट कौन देगा भाई, बताओ मुझे। भाई अंधेरे में तीर मत मारो, बिना टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला है। तो चुपचाप अपना टेस्ट वगैरह स्टार्ट करो, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आप लोग स्टैंड कहाँ कर रहे हो, एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आप लोग टेस्ट दोगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? तो आप लोग टेस्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट तो है ही ज़रूरी। अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? और इसके लिए हमारे पास है एक रोड मैप 2.0, ठीक है? तो यहाँ आपको मिलेंगे 17 FST फुल सिलेबस टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्लस आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे इसके। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको मिलेंगे 6 ईयर PYQ क्वेश्चन। ये मैं हाथ से लिख रही हूँ आज, क्योंकि इस पे पेंसिल वर्क नहीं कर रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रही है, बट पता नहीं, अब देखते हैं आगे, क्योंकि मैं इसके चक्कर में अपनी वीडियो तो नहीं रोक सकती है ना। तो हमारे 6 ईयर PYQ भी यहाँ पे मिलेंगे। इतने क्वेश्चन इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट? इतने क्वेश्चन इनफ है, आपको ये करना ही करना है। हाँ, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, उसके लिए आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पे। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे Dream120, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा टेस्ट सीरीज़ पे, ठीक है? तो आगे स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, क्योंकि वहीं से हमें डाइपोल मूवमेंट वगैरह स्ट्रक्चर याद समझ में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन वहाँ से पता चलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह, ठीक है? यहीं पे समझा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ पीपीटी खाली पड़ी है। तो हमारा पहला है, यार ये क्यों नहीं चल रहा? ये क्या दिक्कत है? ऐसे तो चल रहा है बट लिख नहीं पा रहा।
देखो, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड कौन कौन बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कि सिंगल बॉन्ड कौन कौन बनाता है, मैं आपको अच्छे से मतलब इस पे एकदम हाईलाइट कर रही हूँ इस पॉइंट को कि सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है। देखो यार, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं रिपीट करती हूँ, तो उससे आप लोग समझ लेना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कौन कौन बनाता है? सबसे पहला हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। O माइनस, ये हमारा बनाता है सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कौन कौन बनाता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन माइनस, C-2, ये हमारे बनाते हैं डबल बॉन्ड। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई कि आप नोट्स लेके बैठो अपने। अगर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स हैं तो वहाँ से लेके बैठो। अगर नोट्स नहीं है तो एक रफ नोट बुक या फिर कोई शॉर्ट नोट टाइप का पेज लेके बैठो। जो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट करते जाना, बिकॉज यहाँ पे ये जो स्लाइड है ना मेरी लिखी हुई है, सेव नहीं होती है, तो इसीलिए आप अपने नोट्स में ऐड करते जाओ जो भी मैं आपको पॉइंट बताती जा रही हूँ। जैसे मैंने अभी प्रीवियस में बताया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि सिंगल बॉन्ड कौन कौन बनाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन माइनस, N-2, ये हमारे बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड कौन बनाता है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन माइनस, C-2, ये हमारे बनाते हैं डबल बॉन्ड। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? एकदम सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि CH4, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हुआ? कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन क्या है? सराउंडिंग एटम। इसका स्ट्रक्चर बना दूं क्या? चलो स्ट्रक्चर बाद में बनाऊंगी, पहले आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि कार्बन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन यहाँ पे सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? सराउंडिंग एटम। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? हाइड्रोजन ने यहाँ पे खुद 4 बॉन्ड बना दिए। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं बचेंगे, लोन पेयर एब्सेंट, सॉरी लोन पेयर एब्सेंट है। जैसे ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ, चलो CH, ये तो सबको पता होगा, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा ही है। तो हाइड्रोजन ने तो 4 बॉन्ड बना लिए खुद से, ठीक है। तो कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर 0, तो आया इक्वल टू में 4, और 4 का होता है sp3। अब लोन पेयर एब्सेंट है तो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। आज पेंसिल वर्क नहीं कर रही है तो इसलिए मैंने हाथ से ही लिखना चालू कर दिया है। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज मैं आपके लिए यहाँ पे 10 एग्जाम्पल लेके आई हूँ ताकि वहां से आपको सारा क्लियर हो जाए। NH3 का चलो देखते हैं हम। NH3 में आप ये बताओ कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है। तो N का देखते हैं, नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एक लोन पेयर प्लस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया 4। 4 का हो गया sp3, मतलब p का 3 और s का 1, ये टोटल 4 हो गया, ठीक है। तो sp3
अब sp3 ये है तो इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल CO2 का लेते हैं। कार्बन का ये ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने अपनी डबल बॉन्ड बना ली और वैलेंसी पूरी कर ली। अब कार्बन की भी वैलेंसी 4 है तो पूरी हो गई, तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक सिग्मा, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गए, और लोन पेयर 0, तो इसका हो गया sp, और स्ट्रक्चर लीनियर। अगर मान लो 3 बॉन्ड होते कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वैसे होते नहीं है बट अगर होते तो यहाँ पे 1 सिग्मा होता और 2 पाई होता। तो ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 सिग्मा बाकी पाई। अगर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो 1 सिग्मा होगा, बाकी के पाई बॉन्ड होंगे। 4 बॉन्ड प्रेजेंट है तो 1 सिग्मा होगा, बाकी के 3 जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। CO2 का बता दिया मैंने। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं, 4th एग्जाम्पल BeF2। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेरिलियम और फ्लोरीन ने बना दिए 2 बॉन्ड, वैसे एक बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड इधर बनाया और एक बॉन्ड इधर बनाया। तो अब सिग्मा लोन पेयर गिनते हैं इसके। सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, लोन पेयर नहीं है तो 0, तो 2 सिग्मा होगा यहाँ पे। 2 जब सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी होगा sp, स्ट्रक्चर लीनियर। 5th एग्जाम्पल है हमारा BF3। BF3 का भी कुछ यही है। बोरोन, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया सिंगल सिंगल, तो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, तो ये हो गए 3 अगर है तो ये हो गया sp2, और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर। अगर बोरोन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता। नहीं सॉरी, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। हमारा 6th एग्जाम्पल है। जिनोन के कंपाउंड बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना इनके। वैसे मैं समझा रही हूँ तो याद करने की क्या ज़रूरत है। जिनोन के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इसकी जो वैलेंसी होती है पूरी फुल होती है, तो इसीलिए सबसे स्टेबल एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है, तो बहुत ही स्टेबल है। तो जिनोन F4 का देखते हैं अब। जिनोन के पास है टोटल कितने, 8 में से फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन के हो गए 2 लोन पेयर, ऐसे। तो अब लोन पेयर गिनेंगे, इनके लोन पेयर हो गए 2, सिग्मा हो गया 4, टोटल हो गए 6। अब 6 का होगा sp3, ये होगा p का 3 और s का 1, 4 d2 sp3d2, और sp3d2 के कारण इसका स्ट्रक्चर जाएगा स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिनोन F6। अब जिनोन F6 का, तो जिनोन के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जब 8 होते हैं तो इतने 6 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन ने, तो कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का होता है 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर कुछ ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जाएगा हमारा, लोन पेयर गिनते हैं पहले। लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए, तो ये हो गया टोटल 7। और जब 7 हो गया तो ये आया sp3d3, 3 3 और 1 6 7। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टोटल डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आई नो राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, बट हाँ मैं मुंह से बोल रही हूँ तो वो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जिनोन O3। तो जिनोन ऑक्सीजन बनाता है कितने,
डबल बॉन्ड बनाता है। तो जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8। अब जब ऑक्सीजन डबल बनाता है तो 6 तो यही हो गए। तो जीनोन के बनाते हैं 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 नहीं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो 6 तो सिग्मा यहाँ पे, 3 सिग्मा यहाँ पे बन गए, 6 बॉन्ड यहाँ पे बन गए टोटल। अब जब 6 बॉन्ड बने तो 2 बच गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर यहाँ लगा दिया। अब इसके लोन पेयर गिनो, तो लोन पेयर तो 1 है, बट सिग्मा गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। तो टोटल हो गया 4, और 4 का हो गया sp3। और लोन पेयर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और बाकी मैं आंसर बता भी दे रही हूँ, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जीनोन O2F2। जीनोन का, तो जीनोन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले बता दिया है। फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे पहले लगा दो, जीनोन एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, तो 2 F हो गए। अब O2 ऑक्सीजन डबल, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए। तो अब देखो इन्होंने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लिए। तो एक 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर। अब लोन पेयर फटाफट गिनो, तो एक लोन पेयर और सिग्मा गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गए 5, और 5 का हो गया sp3d। और स्ट्रक्चर जाएगा इसका C100, इसका स्ट्रक्चर जो है C100, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ PF5 का, ठीक है। तो P, फॉस्फोरस के पास होते हैं 5, और 5 इसने ही बना लिए फ्लोरीन ने, 1 2 3 4 5। तो इसमें सिग्मा सिग्मा सारे सिग्मा है, लोन पेयर तो है नहीं, 5 सिग्मा, तो sp3d। एक मिनट, P, एक F यहाँ पे और एक F यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। स्पेलिंग लिख दूँ क्या, वैसे आपको याद होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन जाएगी sp3d। तो इसी के साथ होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन खत्म, और बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन जो होंगे ना वो आप करोगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी कंप्लीट होती है। और सेकंड हम लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखिए यार, बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे गिनती लिखनी पड़ेगी, 8 to 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लूँ, सॉरी 90 20 रेड कलर, ठीक है। अब देखो 8, अब तुमने ना यहाँ पे 14 का याद रख लेना है। 14 का होता है 3, 0.5 से डिक्रीज करते जाओ। जैसे यहाँ पे मैंने किया 2.5 2 1.5 1.5 एंड देन 0। 3 से यहाँ पे 2.5 2 1.5 1.5 एंड देन 0, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब देखो जिसका 0 आता है ना, पेंसिल कलर ब्लू ले लेते हैं यहाँ पे। अब जिसका 0 आ गया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है जिसका 0 आ गया, तो ये हमारा होता है डीएनई। डीएनई मीन्स डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि मान लो मैं N2 मॉलिक्यूल लेती हूँ, राइट, N2 मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक मिनट
यार वो फिर से मिट गया, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। 8 दोबारा लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। राइट। 3 2.5 2 1.5 1.5 0 2.5 2 1.5 1.5 1 1.5 and then 0। जिसका 0 आए ये है DNA। मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, मान लो N2। तो नाइट्रोजन में का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल हो गए 14। 14 का आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। अब जैसे मान लो मैं ले लूँ C2, तो कार्बन का होता है 6 6 6 होता है 12। अब कार्बन C2 तो इसका हो गया 12। अब जब 12 आएगा तो उसका वैलेंस बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। मान लिया ले लिया B2। B2 में होता है बोरोन का 5। 2 मॉलिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई कर दो B2 को, मतलब B को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10। 10 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। ऐसे हो गया, तो ठीक है। अब आप इसमें एक चीज याद कर लो कि B2C2 दोनों भाई, क्योंकि इसमें मिलते हैं पाई बॉन्ड। B2C2 दोनों भाई भाई, क्योंकि इसमें मिलते हैं पाई बॉन्ड। B2 में मिलता है 1 पाई और C2 में मिलता है 2 पाई, क्योंकि B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आता है, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 10 है। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर शायद 1 आएगा। 1 मिनट, B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ना वो 1 आता है। मतलब बोरोन बोरोन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। अब वो जो एक बॉन्ड बनेगा, पहले तो हम बोलते हैं कि सिग्मा है, बट ये एक्सेप्शन है केमिकल बॉन्डिंग का। तो एक बॉन्ड, तो इसमें बनेगा पाई। अब C2 का जो है वो होता है 12। तो 12 जो आता है इसमें आता है 2 बॉन्ड। जैसे कि मैं दोबारा से C2, तो कार्बन कार्बन के बीच में आ गए 2 बॉन्ड। अब जब 2 बॉन्ड होंगे तो ये दोनों ही पाई है, इसमें से एक भी सिग्मा नहीं है। ये 2 ही एक्सेप्शन है, B2 और C2। ये याद कर लेना, 2 एक्सेप्शन है। पूछ सकता है क्वेश्चन में और नहीं भी पूछ सकता है, बट हाँ स्पेशल केस है तो याद रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा बॉन्ड ऑर्डर इसी के साथ होता है खत्म। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इसका फॉर्मूला होता है n+2। तो n जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ना, ये हमें बताता है मैग्नेटिक मोमेंट कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अब देखो जैसे कि जब हम n निकालते हैं ना, तो हमारे कुछ n ना ऐसे आता है 1.37 करके, 2.57 करके, 3.67 करके, 56 ऐसे कुछ होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 1 आएगा। जो पहली डिजिट होगी उसके बराबर ही लिख देंगे 2, इसकी होगी 3। जब मैं डी एंड एफ ब्लॉक कराऊंगी तो ये वाले सारे मैग्नेटिक मोमेंट आपको कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ कराने लगी ना तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि मैं उसी वीडियो में आपको कराऊं। बट हाँ अभी मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। अब देखो एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे अगर मान लो एक ट्रिक समझो छोटी सी, या फिर कॉन्सेप्ट समझो। वैसे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलते हैं, तो ऐसा कोई ट्रिक बन के नहीं आई है, कोई बुक में ट्रिक नहीं दी होती है। जैसे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मान लो इवन इलेक्ट्रॉन आता है,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इवन आते हैं। तो इवन इलेक्ट्रॉन में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 या 16 है तो वो होता है ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अगर अदर इवन इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होता है हमारा डायामैग्नेटिक। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कॉपी और पेन पे ही बना दूँ, बिकॉज ऐसे ना पेंसिल से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पाते, क्योंकि मैं उतना राइटिंग ही सही से नहीं लिख पाती हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रही हूँ कि कॉपी और पेन से ही बनाऊँ, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होती है। अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन, देखो चलो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ बिना टेबल के। ऑड इलेक्ट्रॉन है ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो आप ये देखो कि अगर वो 10 या 16 है तो ये पैरामैग्नेटिक आएगा। अगर इसके अलावा इवन आता है तो वो डायामैग्नेटिक आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा और कौन से टॉप, एक मिनट। अब जैसे कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन तो खत्म हो गया, बॉन्ड ऑर्डर भी खत्म हो गया, डाइपोल मूवमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर बचा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर का तो सीधा सीधा मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, फ्री स्टेट क्या होता है, जैसे O2, ऑक्सीजन ऐसे ही रहता है, Cl2, N2, C2, कॉपर, सिल्वर, आयरन ऐसे ही प्रेजेंट है। मतलब ये मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसे ही प्रेजेंट है, तो इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। दोबारा से बताती हूँ, हाइड्रोजन, O2, N2, कॉपर, सिल्वर, सारे अगर ऐसे ही प्रेजेंट है तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, चलो पहले 0 वाले बता देती हूँ। अगर कोई चीज अलॉय में, कोई अलॉय दिया हुआ है, जैसे कि वाइट गोल्ड दिया हुआ है, वाइट गोल्ड होता है Au प्लस Ag, तो ये हो गया 0, दोनों 0 देंगे। रेड गोल्ड होता है हमारा Au प्लस कॉपर, तो इसका भी 0। कोई भी अगर अलॉय फॉर्म में दिया हुआ है जैसे जिंक, मरकरी, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बताती हूँ मैं। किसी मॉलिक्यूल का अगर आपको निकालना है तो हम लोग उसके लिए करते हैं एक्स मेथड। मान लो CH4 है तो इसमें हमें कार्बन का निकालना है, तो इसका एक्स मेथड कैसे होगा, एक्स प्लस एटोमिसिटी 4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। इसे कहते हैं एक्स मेथड। एक्स मेथड से हम, कितना बढ़िया मेथड है ना, कि इस मेथड से तुम पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो भाई किसी भी मॉलिक्यूल का। इतना बढ़िया मेथड है। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है, -1 ऑलवेज विदाउट सिंगल एक्सेप्शन। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका भी -1 होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। अब वो कंडीशन ये है कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपने से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। अगर वो अपने से कम EN वाले से अटैच है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी -1। एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, एक जैसे कि मान लो क्लोरीन F से कनेक्ट है, तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन तो -1 में ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, तो फ्लोरीन से कम ऑक्सीडेशन EN है, उसका कम EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। इस केस में जो क्लोरीन है वो +1 में एग्जिस्ट करेगा। लाइक अगर इसकी जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन का भी यही हाल होता, आयोडीन होता उसका भी यही हाल होता। अगर मान लो क्लोरीन हाइड्रोजन से अटैच है तो क्लोरीन की हाइड्रोजन से ऑक्सीडेशन से वो EN ज़्यादा होती है, तो इसका होता +1 और इसका होता -1। तो आपको केस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, NH3 पे होता है 0,
तो इसका एक एग्जाम्पल है, वो बता देती हूँ मैं। जैसे निकिल, कोबाल्ट 4, निकिल का निकालना है यहाँ पे, तो x + 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। कॉपर NH3 4 + 2, कॉपर का हो गया x 4, अमोनिया का 0 इक्वल टू +2, तो x 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये हो गया x का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है। अब एक और चीज, एक स्पेशल केस है, H2S2O8, इसमें निकालना है आपको सल्फर का। तो 2 एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन का होता है 1 + 2 एटॉमिसिटी, सल्फर को लेंगे x + 8, ऑक्सीजन पे होता है -2 इक्वल टू 0, तो 2x - 16 इक्वल टू 0, 2x - 14 इक्वल टू 0, एंड देन x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7, और x की वैल्यू 7, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है, +7 डू नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में आपको करना ये है कि अगर किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आती है, तो आपको नॉर्मली उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। जैसे कि सल्फर है, उसका 7 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन 6 तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, तो उसकी 6 लिख देंगे। आंसर करेक्ट करेंगे 6 को। क्रोमियम O5 का लिखते हैं, चलो। क्रोमियम O5, क्रोमियम का x + 5 - 2 इक्वल टू 0, तो इसकी आ गई +10। क्रोमियम +10 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्रोमियम मैक्सिमम +6 एग्जिस्ट करता है, तो उसकी क्रोमियम की हम लिख देंगे +6 नॉट 10, 10 हम नहीं लिखेंगे। ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेडॉक्स या फिर सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर इक्विलिब्रियम, वहाँ पे इसका यूज़ होता है मेनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट याद कर लो, वीक खुद हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लिखती हूँ। HCl, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HClO4। ये आप लिखते चलो खुद अपने नोट्स में। तो कहने का मतलब है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इन सब को छोड़ के, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सब स्ट्रॉन्ग एसिड को छोड़ के बाकी सब वीक एसिड कहलाएंगे। ये 6 जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉरी, HCl मैंने 2 बार लिख दिया है, तो इसको काट दो, इसकी जगह लिख दो HI। तो हमारे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन स्ट्रॉन्ग एसिड को छोड़ के बाकी सब वीक है। तो इसको आपको याद कैसे करना है? मेनली 4 बार या 5 बार बोल दो भाई, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। HCl, HBr, HI, हेलोजन के साथ याद कर लिया, HCl, HBr, HI। फिर बाकी H2SO4, वो बचपन से सबको पता है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी 2 हो गए HNO3 और HClO4, HNO3, HClO4, ऐसे बार बार बोल बोल के अपने आप में रिपीट कर लो और ये याद हो जाएंगे। तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड वाले खत्म। अब आते हैं वीक एसिड। वीक तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को छोड़ के बाकी सब वीक हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग बेस वाले। अब स्ट्रॉन्ग बेस वाले कैसे याद करने हैं? सीजियम OH, NaOH, BaOH2, रुबिडियम
OH KOH। अब यही ऐसे याद करने हैं। सबसे पहले आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट तो पता ही होगा, और ट्रिक से बेशक पता होगा ना, खा रब को सेगा, फिर वाला ट्रिक जो है रब को सेगा। तो देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। दोबारा से सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब आ गए आपके स्ट्रॉन्ग बेस में। बाकी आप BaOH2 ये याद कर लो, हो जाएगा। इन सबको छोड़ के बाकी सब वीक बेस है। और बाकी सॉल्ट आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब देखो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट तो बता दिया आपको, आई थिंक। अब हमारा बचता है कुछ, क्या बचता है हमारा, अब देखो जैसे कि अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो कैसे याद करनी है, मैं एकदम नॉर्मल सी ट्रिक बता देती हूँ। SONC जोनक, ये है कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हेलोजन वाला, ठीक है। तो जोनक में आपको मेनली SONC, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हेलोजन डोनर। तो ये जो है ना, ये हमारे हैं SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हमारे हैं वीक FL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं ना, वो करते हैं पेयरिंग, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, अब इन्होंने बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है sp3d2। अगर यही चीज d2sp3 में होती तो हम इसको बोलते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन में ना, इन क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में होना चाहिए, इन्होंने पूछा क्या है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला है, और सबसे पहले sp3d2 और पैरामैग्नेटिक यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले साइनाइड 6, ये कार्बन डोनर है, तो ये SFL है और ये पेयरिंग कराएगा, इसमें भी SFL है, पेयरिंग कराएगा। ऑक्सीलेटो ये कार्बन डोनर है, इसमें भी SFL है, ये पेयरिंग कराएगा। अब Cl6 की बात करते हैं, तो ये पेयरिंग नहीं कराता, पेयरिंग यहाँ पे नहीं होती। जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो इसके जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी वाला जो ऑर्बिटल है, लाइक डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, जब इसमें पेयरिंग होगी नहीं, तो आपको इन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि जैसे MnCl6 है मान लो, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले एक्स मेथड से। x+6 -1 तो इसकी आ गई +3। अब Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 25 होता है एटॉमिक नंबर, तो 4s2 3d5, और आर्गन का 18 होता है, तो वो हो गया 25। आर्गन का 18, 18 2 20, और 20 और 5 25। अब ये +3 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कराओ पहले। तो सबसे पहले S से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, फिर D से करते हैं। तो S से इलेक्ट्रॉन पूरे चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो D4 बचेगा। अब जब D4 बच रहा है, D4 हमारा बच रहा है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगी नहीं, 1 2 3 4 पेयरिंग तो होगी नहीं, तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से फिल है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले यहाँ पे 4, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का। दूसरा ये कि हमारे जो आगे वाले ऑर्बिटल है ना, उनको हम यूज में लेंगे, एस पी, ये वाला पी हो गया और ये वाला एस हो गया, और बाकी ये तो डी तो है ही, तो हम आगे के ऑर्बिटल लेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, जैसे Cl के पास यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो 6 के लिए हो गया sp3d2, मतलब ये वाला s p के 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे d के 2 ऑर्बिटल यहाँ पे यूज में ले लेंगे, बाकी के 3 ऑर्बिटल ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमारा sp3d2, तो आंसर हो गया हमारा ये। तो हमें इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड सब पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको मैग्नेटिक नेचर भी निकालना आना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले से मैग्नेटिक नेचर निकलता है N+2 वाले रूल से।
और n क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए थे, राइट, तो इसको 4 ऐसे लिखेंगे, 4 + 2, तो 4 और ये हो गया 8, 4 ही हो गए, और 4 और 2 6, तो 6 चौक 24। अब √24 को ओपन कर लो और आंसर आ जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट, चलो डाइपोल मोमेंट अभी मैंने बताया नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने बता दिया, पर बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर N2, तो N2 में आ गया 14, तो 14 का हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3। CO में देखते हैं, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का 8, 8 और 6 14, इसका भी 3 हो जाएगा। N का, नाइट्रोजन का होता है 7 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, 8 7 15 और -1 यहाँ पे लूज कर दो, तो ये हो गया 14, 14 का होता है 3, तो आंसर विल बी डी। एम्बीडेंगेट, यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड होते हैं, लिगेंड वही होते हैं जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे कार्बन डोनर, ये हमारे लिगेंड ही होते हैं। जैसे कि लिगेंड मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे चल के, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिए होते हैं ना, ये हमारे मेनली लिगेंड होते हैं। तो मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, एम्पीडेंटेड लिगेंड। एम्पीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि ये दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। तो इसका देखो, ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो ये हमारा होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। अब जैसे HCN है, तो HCN माइनस, इसको हम कहते हैं आइसोसाइनेटो, अगर, ठीक है, तो ये हमारा होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये यहाँ पे दो डिफरेंट डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन और एक सल्फर। तो लेकिन ये एक टाइम पे एक ही, मतलब एक टाइम पे एक ही एटम डोनेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही साथ डोनेट कर दे। तो ये दो टाइप के डिफरेंट डोनर एटम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो आंसर विल बी डी। ये आपको मैं एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सारा बता दूंगी कि मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको सारा ही बता दूंगी, तो टेंशन नॉट। डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन रह गया, और ये मैंने आपको करा दिया। ये देखो, ये मैंने PYQ है सारे, ये सारे हमारे PYQs हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। और आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो गया है आज का लेक्चर, बट ठीक है, मैंने आपको समझाया। अभी तो पूरा टॉपिक है, पूरे 10 एग्जाम्पल कराए हैं, फिर प्लस में क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने डाइपोल मूवमेंट पे। तो डाइपोल मूवमेंट के लिए खाली स्लाइड ले लेते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट में ये, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इसका यूज़ करते हैं बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करने में। अगर जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, अब इसका डाइपोल मूवमेंट जब हम करते हैं तो इसके में जो EN का डायरेक्शन होता है ना, वो लेस EN से मोर EN की तरफ होता है। जो म्यू का डायरेक्शन होता है वो लेस EN से मोर EN की तरफ होता है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे, तो जैसे BF2 है, राइट, इसका डायग्राम बना लो पहले आप BF2 का। तो डायग्राम बनाना, डायग्राम कह रही हूँ, स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको बता दिया है। तो BF2 है, तो फ्लोरीन का EN ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे लेंगे इस तरफ। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि इसके पास वेक्टर क्वांटिटी है, पूरा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्रेजेंट है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो ये हो जाएगा, इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो आएगा 0, और जिसका 0 आता है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर। जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आता उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब जैसे BF3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, BF3, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं, आपको सारी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी इसमें। तो कुछ ऐसे, ऐसे, बोरोन से F की तरफ ऐसे। तो अब इन दोनों का वेक्टर सम आएगा इधर, और इसका तो इधर है ही, तो ये आपस में जाएंगे कट, और जब ये कट जाएंगे तो इसका वापस से 0, और जब 0 आ गया तो पोलर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। अगर 0 नहीं आता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो पोलर होता है। जैसे अब मैं दूसरा बताती हूँ NH3 का। तो NH3 में एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। तो इसका
हाइड्रोजन लेस EN से मोर EN की तरफ, पेन का कलर चेंज, लेस EN से मोर EN की तरफ, और लोन पेयर की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी होती है। तो ये ऐड हो रही है, ये आपस में कट नहीं रही है, देखो ये ऐड ही तो हो रही है। और जब ये पूरा ऐड हो रही है तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मॉलिक्यूल ये क्या है, ये पोलर है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो विदाउट सिंगल एक्सेप्शन वो मॉलिक्यूल पोलर ही होगा। और यहाँ पे आपको मेनली पूछा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, पोलर है, ये सब आपको बताना है। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होगा अगर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल सारे करा दिए हैं। अब ये डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे होता है खत्म। तो वो क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट का कर लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। डाइपोल मूवमेंट इन केस ऑफ BeF2, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। डायग्राम बनाओ, डायरेक्शन बनाओ कुछ ऐसे, आपस में कट, जीरो आ गया डाइपोल मूवमेंट। तो बॉन्ड मॉलिक्यूल क्या, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो इसके साथ हमारे ये जो टॉपिक होते हैं खत्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप सब लोग इसे कर लेना। और हाँ, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, मैंने सोचा था कि मैं प्लांट किंगडम पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बट आप लोगों की डिमांड थी कि नहीं रिप्रोडक्शन, आधी लोगों की डिमांड है जेनेटिक्स, आधी लोगों की डिमांड है बायोटेक। भाई मैं एक बार में कैसे पूरा करूं, एक जैसी डिमांड कम से कम रखो। लेकिन अभी तक रिसेंट में मैंने रिप्रोडक्शन और बायोटेक का बहुत ज़्यादा क्रेज देख रही हूँ मैं भी। तो मैं फटाफट से ऐसा करती हूँ कि मैं ना प्लांट किंगडम को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। रिप्रोडक्शन और बायोटेक की वीडियो जब मैं आ जाएगी तो मैं उसके बाद प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फो, एनाटमी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी वीडियो होगी वो मैं फटाफट से लेके आऊँगी। और जब तक के लिए आप इन सबको रिवाइज करते रहे। और हाँ, टेस्ट देना ना भूलें भाई, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा है ना कि टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट ना देना जैसे कि अंधेरे में तीर मारने जैसा ही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो एकदम से लास्ट में आपने टेस्ट दिया है, आपके नंबर आ रहे हैं 10 या 20, फिर तो मोए मोए हो जाएगा ना आप लोगों का। तो भाई टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ले लो, जिन्होंने भी नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज ले लो। और जिन्होंने ले ली है वो ऐप पे अपना टेस्ट देते रहे, उसको एनालाइज करें। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होनी चाहिए, दिक्कत ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं ना कि टेस्ट तो दे लेते हैं बट वो एनालाइज नहीं करते कि उनकी गलती कहाँ पे हुई है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपके टेस्ट देने का कोई भी मतलब नहीं है, वो वेस्ट है, वो टेस्ट ही वेस्ट है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मेरी गलती कहाँ पे हुई है, नेक्स्ट गलती आप फिर दोबारा से उस टेस्ट में करोगे। तो फिर टेस्ट का क्या मतलब है अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो तो। हाँ, इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हो रही है तो फिर टेस्ट का क्या मतलब है। टेस्ट दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है, और कसम खाओ कि ये गलती अगले टेस्ट में नहीं होगी। देन PYQ मस्ट है, वो करने ही करने हैं। विदाउट PYQ सॉल्व के कोई एग्जाम में बैठ मत जाना, पहले बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं होगा अदरवाइज। तो मतलब PYQ पहले मस्ट है, वो सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट की एनालिजिंग करो, टेस्ट का कि गलती कहाँ पे हो रही है। फिर उसके बाद अपने आप को और इम्प्रूव करो, थोड़ा इम्प्रूव करते जाओ, और एक दिन इम्प्रूवमेंट आएगी। और हाँ, अभी बहुत बच्चे डिप्रेशन में होंगे कि पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, ये सब आ रहा होगा कि अभी तो एग्जाम बहुत पास में है। तो यार ये सब मत सोचो कि पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा आसान आएगा। अगर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए आएगा, आसान आएगा तो सबके लिए आएगा। ऐसा थोड़ी कि तुम एग्जाम में अकेले बैठ रहे हो। तो यार ये सब सोचिए बिना कि पेपर डिफिकल्ट आएगा आसान आएगा, इससे बेटर है ना कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आप अपने कर्म पे ध्यान रखिए, फल पे चिंता मत कीजिए। ये ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर आप मान लो पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, बट अगर पढ़ लो तो क्या पता हो जाए। नहीं पढ़ोगे तो कन्फर्म है कि नहीं होगा, कुछ भी सफलता हाथ नहीं आएगी। नहीं पढ़ा तो कन्फर्म है कि सफलता हाथ नहीं आएगी, बट अगर पढ़ लिया तो क्या पता सच में आ जाए। या आपने लिखा हुआ थोड़ी है खुद से कि नहीं भाई पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो कंफर्म बात है भाई कि अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। बट आप लोग जो अभी सोच रहे हो ना कि एग्जाम डिफिकल्ट है, आसान है, ये सब बातों को भूल जाओ, क्योंकि सबका टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, मतलब करना है। और उसके लिए जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है वो बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी पढ़ाई को देखो कि भाई कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे छूट रहे हैं, कौन कौन से तुमको आते हैं। और हाँ, इस टाइम पे आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं लेना। सबसे पहले मान लो किसी को फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट नहीं आता, तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोस्टैट को अभी मत छुओ, उसके शॉर्ट नोट्स देख लो, उसके फॉर्मूले पढ़ लो, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं।
गॉस थ्योरम वगैरह को देख लो, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस थ्योरम वगैरह देख लो, टॉर्क देख लो, वर्क डन उसका देख लो, ये सब देख लो। बट हाँ, ऐसा नहीं कि उसे पढ़ने बैठ गए हैं, ये गलती मत करना। लास्ट टाइम में जो आता है उसे अच्छे से पढ़ो, जो आता है उसे अच्छे से पढ़ो, जो नहीं आता है ऊपर ऊपर से देख लो कि हाँ ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी नहीं आता था तुम लोगों को। आता है वो नहीं छूटना चाहिए। बायो में एक गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो सबसे हो जाती है बट फिजिक्स नहीं होती है किसी से। तो भाई देखो, फिजिक्स के पीछे पढ़ने से अच्छा है ना कि तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को एकदम टॉप पे ले जाओ। ठीक है, फिजिक्स भी ज़रूरी है, बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होगा, बात सही है। बट लास्ट टाइम पे फिजिक्स पढ़ी भी तो नहीं जाएगी ना अभी। तो वो टॉपिक कर लो जो तुमको आती है, जैसे कि मान लो फिजिक्स है, अब तुम देख लो कि मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा वेटेज होता है, सेमीकंडक्टर से होता है, ऑप्टिक्स से होता है, वेव ऑप्टिक्स सबसे इजी है। अगर कोई वेव ऑप्टिक ढंग से पढ़े ना, 15 मिनट में वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है। 15 मिनट अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो, और नहीं पढ़ा हुआ है तो वैसे भी 4 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ सीरियस होके पढ़ें। हो सके तो 12th वाली पूरी फिजिक्स कर लो। अगर 11th वाली नहीं हो रही है तो मत करो, छोड़ दो, 12th वाली कर लो, बट क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। रिप्रोडक्शन पे आएगा नेक्स्ट वीडियो, बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन पे। फिर उससे नेक्स्ट शायद बायोटेक में लूँगी। बाकी जब तक के लिए आप पढ़ते रहें और हमारे चैनल पे जुड़े रहें, ताकि आगे की नेक्स्ट वीडियो आप पे सबसे पहले आए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।